कैसे हुआ और कॉन्कॉर्डेंस अर्थ का क्या अर्थ होता है, इस बात को हम लोग को दिमाग में लाना होगा। कॉन्कॉर्डेंस का मतलब होता है एक लय में, एक सिलसिला में, एक हारमोनी में, इन ए यूनिफॉर्म वे। तो जब दो चीज़ या तीन चीज़ एक साथ रहते हैं तो सबके साथ में हारमोनी यानी कि दोस्ताना संबंध होना आवश्यक होता है, जिससे कि गड़बड़ी नहीं हो, रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन रहे। तो जब हम लोग दवा का रोगियों पर इस्तेमाल करते हैं तो उस समय कभी कभी ये ज़रूरत पड़ता है, ये पहले तो ये देखना पड़ता है उस दवा का रोगी के साथ में क्या हारमोनी है, क्या रिलेशनशिप हो सकता है, सिमिलरिटी क्या हो सकता है। उसके बाद में जब हम लोग इलाज करते होते हैं तो हम लोगों को दवा का रिलेशनशिप को हम लोगों को बदलना, दूसरी दवा देनी होती है, तीसरी दवा देनी होती है। तो उस समय में हम लोगों को यह ध्यान में रखना होता है कि ये दवा का जो एक दवा दी गई है उसके साथ में दूसरा दवा देंगे तो उसे रोगी का कोई नुकसान होता है कि नहीं। तो ये संबंध अगर अच्छा रहता है तो वो दवा को काम किया, फिर उसी के काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते रोगी ठीक हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग दिमाग में रख करके आज इस विषय को पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशनशिप लेवल फॉर होम्योपैथिक रेमेडीज। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है और इसका क्या तात्पर्य होता है। हनीमैन जो है अपने इस रिलेशनशिप का जो जिक्र है ऑर्गेनिन ऑफ मेडिसिन और क्रॉनिक डिजीज में दोनों जगह किया है, और बॉनिगिसेंस जो है सो इसको रिलेशनशिप को एक सिस्टमिक वे के रूप में इन्होंने अध्ययन किया। डॉक्टर बॉनिगिसेंस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये होम्योपैथी के डायरेक्ट फाउंडर के रूप में आते हैं और इन्होंने होम्योपैथी में एक जो रिलेशनशिप का अध्ययन किया है, इसीलिए डॉक्टर बॉनिगिसेंस को हम लोग फादर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज भी बोलते हैं, फादर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। इसका रिलेशनशिप का मतलब होता है द वे इन विच टू और मोर पीपल थिंग्स आर कनेक्टेड। दो चीज़ का किस तरह से कनेक्शन हुआ उसको हम लोग रिलेशनशिप करते हैं। दो चीज़ का कनेक्टिविटी कैसे बनता है उसको हम लोग रिलेशनशिप बोलते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड, रिलेशनशिप मतलब कितना जुड़े रहते हैं और एक पर्टिकुलर किस स्थिति में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये चीज़ को हम लोग को देखने जा रहे हैं। इस शब्द का इस्तेमाल हम लोग अपने मेडिसिन में करने जा रहे हैं। आप लोग एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप के संबंध में ये फोटोग्राफ्स आप देख रहे होंगे, आइंस्टाइन का है। इन्होंने कहा है यू कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड, यू मस्ट लर्न टू सी देम। उसको देखने का तरीका है ना, हमें सीखना पड़ेगा देखने का तरीका क्या होता है, इस बात को हम लोगों को है। और ये जो कोई चीज़ को जानना है, समझना है, तो उसे हमें देखने का तरीका देखना चाहिए। तो जब रिलेशनशिप की बात आती है तो इस संदर्भ में यह बहुत ही देखने का तरीका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं यह कोटेशन आप लोगों के सामने में रखा हूँ। रिलेशनशिप को कहते हैं existence of any object which is identified in relationship on various aspects। रिलेशनशिप का बहुत आधार होता है। जैसे हम लोग माता पिता का साथ हम लोगों का संबंध होता है तो एक आधार ये है, भाई बहन का रिलेशनशिप होता है, फिर पति पत्नी का रिलेशनशिप होता है, दोस्तों का रिलेशनशिप होता है ना। तो रिलेशनशिप के कई एक आधार होते हैं और ये निर्भर करता है कि उसका एस्पेक्ट क्या है, किस पर आपका एस्पेक्ट है। और यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि किस संदर्भ में, किस तात्पर्य से, किस मतलब से वह रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप होता है जो कि आपका जन्मजात होता है, एक रिलेशनशिप आप डेवलप करते हो। तो ये जो डेवलप करते हो उसमें एक रिलेटिविटी होती है और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपका इस रिलेशनशिप के साथ में हमेशा जुड़ा हुआ होता है। रिलेशनशिप के एवरीथिंग इज
अप्रिसिएटेड और डिप्रिसिएटेड ओनली इन रिलेशनशिप। आप कहते हो कि अच्छा दोस्त है, खराब दोस्त है, अच्छी दवा है, खराब दवा है, किस पर निर्भर करता है? जब हम रिलेशनशिप, जब दो आदमी को दो चीज़ को तुलना करते हैं, उसी से हम लोग ये बात को समझ पाते हैं कि अच्छा या बुरा है, ये अच्छा काम करेगा नहीं काम करेगा, ये हम लोग जब तक रिलेशनशिप के माध्यम से ही देखते हैं। इसलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की खोज है, उसके आधार पर भी, और ख़ास करके इसे बॉर्निगेसन ने तो अपने होम्योपैथिक दवा के संबंधों का आधार बनाया था। उस संबंध में भी हमें ये सोचना पड़ेगा किस आधार पर कौन सा दवा किसके साथ में, किस दवा के साथ में, किस बेसिस पर है। कोई दवा मानसिक स्तर पर एक संबंध है, किसी दवा का फिजिकल बॉडी पर संबंध है, लेकिन ये हर एक जगह पर एक जैसा संबंध है कि नहीं, अगर तो उसको उसी आधार पर हम लोगों को देखना पड़ेगा। सभी जगह पर है या ऑर्गन बेसिस पर है या थीम बेसिस पर है, किस बेसिस पर रिलेशनशिप बना है दवा के साथ में, ये हम लोगों को आज के को समझने का प्रयास हम लोग आज इस लेक्चर के माध्यम से कर रहे हैं। आज यह लेक्चर काफ़ी लंबा होने जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि मैं इसे एक दिन में यह ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसको 2 दिन में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है ना। बॉर्निगेसन का जो माइंड था, आप लोगों को मैं बता दूं, वो बॉर्निगेसन वो होम्योपैथिक डॉक्टर पहले नहीं थे, वो लॉयर थे। और लॉयर लोगों का आदत होता है कि हर एक चीज़ को विश्लेषण करना, तुलना करना, कंपैरेटिव वैल्यू निकालना। तो उसके आधार पर चूंकि जब ये होम्योपैथी में आए तो इन्होंने होम्योपैथिक दवाओं का एक दूसरे से तुलना करना प्रारंभ किया, कंपैरेटिव वैल्यू ऑफ द रेमेडी, है ना, किसी पर्टिकुलर सिम्टम्स को लेकर के। तो उनको, और इसमें काफ़ी समय इन्होंने व्यतीत किया, और व्यतीत करने से इनको ये पता चला कि बहुत सारी दवाइयाँ जो है सो अपने फिर कोई मार्क कर रहा है, कैसे आ रहा है? बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं सो अपने ये बहुत सारी दवाइयाँ जो है सो किसी एक जगह पर एक जगह मिलते हैं, जैसे मेंटल लेवल पर एक जैसा मिलता है, फिजिकल लेवल पर अलग मिलता है। तो अलग अलग दवा जो है सो अलग अलग जगह पर रिलेशन होता है। तो इस चीज़ को बॉर्निगेसन ने अध्ययन करना प्रारंभ किया। सिमिलरिटी एट सम पॉइंट इम्प्लाई डिससिमिलरिटी एट अदर पॉइंट। सिमिलर कहने का क्या मतलब होता है? दोनों एक नहीं। सिमिलर का मतलब कुछ जगह पर वो एक है, दूसरे जगह पर सेम और सिमिलर में अंतर होता है। सेम मतलब वही, है ना, इसके बने उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे जुड़वा भाई होता है, जुड़वा बच्चे होते हैं, तो जुड़वा बच्चे में क्या होता है? सिमिलर होता है। लेकिन जुड़वा बच्चे माने एक के जगह पर दूसरे को तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो सेम नहीं होता है। सेम और सिमिलर में फ़र्क है ना। और जब दवा की बात आती है तो वह सेम दवा नहीं होता है, हम लोग सिमिलर मेडिसिन होते हैं। और सिमिलर मेडिसिन का जानने का हम लोगों को मतलब यह होता है कि उसमें मिलता जुलता से हम लोग यह देख लें कि कौन सा दवा रोगी को देनी है ना। तो सिमिलर और सेम दोनों में अंतर है, वह वही नहीं है। यानी कि ब्राइनिया के जगह पर आप रस्टॉक्स नहीं दे दीजिएगा, क्योंकि वो सिमिलर होना है, तो इसका मतलब नहीं होता है कि इसके जगह पर उसको दे दीजिएगा। जब उसके लिए जिस पॉइंट पर भिन्न है, जिस पॉइंट पर अंतर है, वो अगर आता है तब उस दवा का स्थान बनता है। और मेडिसिन का जो है जो सिम्टम्स कई एक लेवल पर डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट होता है ना, कई एक लेवल पर उनका डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट होता है। इसीलिए जो दवा जो है सो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से दिखलाई पड़ते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं हो पाए। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप is evolved on the comparative basis of the comparative study of the Maitreya Medica, है ना। सारा जो है सो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द मेट्रिया मेडिका के आधार पर ही ये रिलेशनशिप का स्थापना किया गया। आप लोगों को मैंने ग्रुप
रेमेडीज के विषय में बताया था, है ना। आप लोगों को हम लोगों ने ग्रुप रेमेडीज के विषय में बताया था आज, और ग्रुप रेमेडीज का भी आधार जो होता है सो आपको ग्रुप रेमेडीज का भी जो आधार होता है वो आपको रिलेशनशिप को बताता है। तो ये चीज़ को हम लोगों को काफ़ी दिमाग में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, कंटेंट ऑफ दिस यूनिवर्स आर कांस्टेंट, सम नोन एंड सम अननोन। आप जानते हो कि दुनिया में सभी कुछ है, लेकिन कुछ को जानते हो इसका मतलब ये जो नहीं जानते हो वो नहीं है, ऐसा बात नहीं होता है। जो जानते हैं वो है, और जो नहीं जानते हैं वो भी है, लेकिन हम नहीं जानते, ठीक है ना। इसीलिए जो है लाइफ को जब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं या दवा को समझने का प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि जो हम जानते हैं वही सही है। क्योंकि आप जब किसी दवा को आप जब पढ़ने जाओगे, जब किसी दवा को आप पढ़ोगे तो एक मेट्रिया मेडिका में पढ़ोगे, और इस तरह से आपके मेट्रिया मेडिका कितने हैं, है ना। आज के समय में 400-500 से ऊपर मेट्रिया मेडिका है, और सभी ने अपने अपने अनुभव को उसमें डाला है। तो अगर आप सभी मेट्रिया मेडिका को नहीं पढ़ पाते हो, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि कोई लक्षण जो आपने एक किताब में पढ़ा हुआ दूसरे किताब में नहीं हो, और दूसरे का अनुभव में नहीं हो। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एक परिस्थिति में लोगों ने उसको अध्ययन किया और उसका संकलन करके वो मेट्रिया मेडिका बना दिया। दूसरे परिस्थिति में जो दूसरे जगह थे उन्होंने अपना अध्ययन किया, और दूसरे परिस्थिति में तो वहाँ पर अध्ययन हो गया। तो इसको कंपाइल करके लोगों ने कोशिश किया, इसको कंपाइल करने के लिए एक रिपोर्टरी के माध्यम से कंपाइल करना शुरू किया। और रिपोर्टरी में जब दवा आने लगी तब वहाँ पर तुलना की बात आने लगी। अब बहुत समय में जो दवा हम जानते हैं कि इसके लिए ये इस लक्षण में है, जब हम रिपोर्टरी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वह दवा जो है तो उसके साथ में तो और सी भी दवा है जो हमने नहीं सोचा था, जो हम नहीं सोचा था वो भी दवा वहाँ हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लक्षण जो है सो कहीं और है। हमने जिस किताब में पढ़ा था उसमें वो लक्षण नहीं लिखा हुआ है, वो दूसरे किसी किताब में लिखा हुआ है। तो ये जो है जो कंपैरेटिव वैल्यू हम लोगों ने जो सीखना शुरू किया, और इसमें रिपोर्टरी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो नया फेनोमेना हर एक समय में बना रहता है, नया होना हर एक समय में। और ज्ञान जो है आप आज के बाद में 5 साल के बाद में उसी दवा को और कहीं आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि उसमें कुछ नयापन आ गया, क्योंकि नए अनुभव आते रहते हैं। और यहाँ नया अनुभव क्या है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, हर एक व्यक्ति अलग है। और जब उस रोगी पर इलाज किया जाता है तो उस पर जो नए लक्षण उत्पन्न आते हैं उसको तो शामिल किया जाता है मेट्रिया मेडिका में, है ना। जब वो शामिल हो जाएगा तो नयापन तो बना रहेगा, यानी कि हर एक नया समय में उस दवा के अंदर में एडिशन होने का संभावना बना हुआ है। और इसके लिए हमें इक्वेशनल बेसिस पर अंडरस्टैंडिंग हर एक समय पर उसका हमें अध्ययन करते रहना है। इसीलिए कहा गया है कि मेडिसिन के विषय में, दवा के विषय में लोग इस बात को दिमाग में रखना होता है कि वो लोग दवा के विषय में इस बात को दिमाग में रखना होता है कि वह कितना हम अपडेटेड हैं, है ना। और जिंदगी भर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज आपकी पढ़ाई हो गई BHMS में आपने पढ़ लिया किसी दवा को तो फिर आगे नहीं पढ़ने का जरूरत होगा। मैं जो पढ़ा दिया वही दवा आपके लिए हो गया, सफिशिएंट हो गया, उसके बाद में आगे आने वाले कोई दवा का आपको जरूरत नहीं, पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं भी आज पढ़ता हूँ, आज मैं 68 इयर्स का हूँ और आज मैं भी दवा पढ़ता रहता हूँ। मैं देखता रहता हूँ कि मुझे नया क्या मिला, और जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ नया ज्ञान होता रहता है। उस समय भी मुझे नया ज्ञान होता है, तो आज भी मुझे नया मिलता रहता है। और इससे ये लाभ होता है कि आप अपडेटेड रहते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ने के लिए एक आदत बनाइए कि आप अपडेटेड रहिए, अन्यथा आपको क्या कहा जाएगा कि आप बेकार हो गए, पुराने हो गए, बूढ़े हो गए, आउटडेटेड हो गए, है ना। तो समय के हिसाब से अपने को अपडेट करते रहना ही हम लोग को यूथ का कहानी कहा जाता है, युवापन कहा जाता है। तो आपके अपने अंदर में युवापन बनाए रखना चाहते हैं, यंग बने रहना चाहते हैं, तो पढ़ते रहिए।
आगे का ज्ञान हासिल करते रहिए, और जितना पढ़ते रहिएगा उतना आप कभी भी बूढ़े नहीं होइएगा। इसलिए पढ़ने की आदत बनाते रहेंगे। इसे नयापन की बात है, और यह नयापन हमेशा आपको एक कंपैरिजन का आधार बना, आप तुरंत पहचानने लगेंगे, अरे नहीं यहाँ पर ये दवा इस मामले में अलग है, इसको पहचानने लगेगा। तो रिलेशनशिप जो है तो हर एक स्तर पर और हर एक समय पर वह बढ़ता रहता है ना, हर एक स्तर पर, हर एक समय में और हर एक आने वाला समय में आपके रिलेशनशिप के माध्यम से किसी भी नए चीज को पहचानने में आपको सहूलियत होगी, नए चेंज को पहचानने में आपको आसानी से आप खोज पाएंगे। जब आप कोई पेशेंट देख रहे होते हैं तो आपको यह देखना होता है कि वह अन्य रोगी से कितना भिन्न है, क्योंकि हमें कहा गया है कि एवरी पेशेंट हम लोग जो देखते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर, वो दूसरे से अलग हैं। जितने भी रोगी हम लोग देखते हैं दूसरे रोगी से अलग हैं, तो हमें दूसरे तरह वो दूसरापन दिखलाई पड़े, वो यूनिक चीज दिखलाई पड़े, ये तो सीखना पड़ेगा ना। तो यह यूनिक चीज सीखने के लिए आपको मैट्रिया मेडिका का यह अध्ययन, रिपोर्टरी का यह अध्ययन जो है सो बहुत ही उपयोगी होगा। दूसरा चीज है रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। रिलेशनशिप इज द वेरियस रिलेशन दैट आर शेयर्ड बिटवीन द रेमेडीज एट मेनी एस्पेक्ट्स। ये क्या है, ये अलग कई एक एस्पेक्ट में, कई एक कारणों से रिलेशन बनता है और उस पे आधार है। उसके अंदर में फैसेट्स आते हैं, उसका विस्तार होता है, उसका लेवल होता है, उसके फेजेज होते हैं, जैसे समय के आधार पर है, सेक्टर्स होता है। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेमेडीज जो है सो किस बात पर डिपेंड करता है, डिग्री, लेवल एंड क्वालिटी, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, कितना सिमिलर है, किस में सिमिलर है, डिग्री में सिमिलर है, लेवल में सिमिलर है, क्वालिटी में सिमिलर है। दूसरा है पोर्ट्रेट ऑफ मेडिसिन इन डेप्थ, उस दवा का गहराई से उसका पूरे दवा का तस्वीर। देन कॉन्सेप्चुअल पोर्ट्रेट, ओरिजिनल डाटा बेस्ड। पोर्ट्रेट दो तरह से बनता है, एक आपके दिमाग में तस्वीर बनती है और एक डाटा के हिसाब से, उसके माने संख्या के हिसाब से। तो संख्यात्मक डेप्थ कॉन्सेप्ट और एक है गुणात्मक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट और एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। ये दोनों चीज को अध्ययन से हम लोग रिलेशनशिप को समझते हैं। दूसरा, हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, साइकियाट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये सभी चीज का अच्छा ज्ञान रहेगा तो हम लोग और भी ज़्यादा, इसीलिए हम लोग जो है तो मैं कहता हूँ कि आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 12 एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर का काम क्या है, सभी सब्जेक्ट, इसलिए आपको 12 विषय तो BHMS लेवल पर पढ़ते हो। उसके अलावा आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पहले से पढ़ के आए हो, तो ये चीज़ होगा कि इससे डाटा कहाँ से मिलेगा, डाटा आपको एनाटॉमी से मिलेगा, फिजियोलॉजी से मिलेगा, बायोकेमिस्ट्री से मिलेगा, साइकोलॉजी से डाटा मिलेगा। अब इस डाटा को आप यूनाइट करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल फैकल्टी। लॉजिकल और फिलोसॉफिकल फैकल्टी जो है तो आपको वहाँ पर दिखलाई पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है माइंड, भीतरी सतह। ये लॉजिक तो हो गया आपको उसके आपको आकलन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद में आता है माइंड और ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डिजीज, है ना। माइंड क्यों जानना जरूरी है, माइंड इसलिए जानना जरूरी है कि उसका आधार का क्या है, उसका बेस क्या है, और बेस को जानने के लिए आपको माइंड को जानना होता है, उसके ससेप्टिबिलिटी को जानना होता है, यानी कि पास्ट हिस्ट्री को भी जानना होता है। तो ये चीज़ जो है तो हम लोगों के लिए आज आधार मैं बना रहा हूँ कि रिलेशनशिप के लिए हम लोग कैसे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप अमंग मेडिसिन हैज बीन ऑब्जर्व्ड। आज देखा जा चुका है, बट आज हमें और भी रिलेशनशिप की खोज करनी है। रिलेशनशिप तो देखा जा चुका है, लेकिन आज भी हमें और खोज करनी है इस रिलेशनशिप का। रेमेडीज रिलेशनशिप आर डिराइव्ड फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ओरिजिन।
जैसे आपका सिमिलरिटी ऑफ ऑरिजिन हम आपको पढ़ा रहे थे, कैलकेरिया ग्रुप ऑफ मेडिसिन, नेट्रम ग्रुप ऑफ मेडिसिन, तो उसमें ऑरिजिन कहाँ से है? नेट्रम से है ना। प्लांट ग्रुप में कंपोजिटिव फैमिली है, किस फैमिली से आ रहा है? तो उसका ऑरिजिन कहाँ है? एक जगह पर है। सिमिलरिटी ऑफ एक्शन, अब उसका एक्शन पर भी हम लोग देखते हैं किसका एक्शन कहाँ पर होता है। तो किसी दवा का एक्शन जो है सो चेस्ट पर हो रहा है, किसी दवा का एब्डोमेन में हो रहा है, किसी का लीवर में हो रहा है, किसी का न्यूरोलॉजी पर होता है। तो इसके आधार पर आप लोग डिसाइड करते हो कि इसका कम्प्लीमेंट्री एक्शंस क्या होगा, है ना। दवा का कम्प्लीमेंट्री एक्शंस क्या होगा, क्योंकि हमारा काम है कंप्लीट क्योर करना, और कंप्लीट क्योर करने के क्रम में ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही दवा से कभी कंप्लीट कर पाते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत समय में एक दवा से कंप्लीट कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होता है तब। लेकिन अगर सिमिलरिटी नहीं मिला तो हमें कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देने की ज़रूरत होती है, जो कि पहला काम मेडिसिन जो काम पूरा नहीं कर सका तो दूसरा मेडिसिन उस काम को पूरा करेगा। और कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का चुनाव करने के लिए आपको दवा का रिलेशनशिप का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। यह नहीं है कि मेट्रीमेडिका में जो दवा का नाम दिया है वही कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, क्योंकि आज के विषय में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके आधार पर हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कौन सी दवा जो है सो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हो सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट ऑथर्स एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज इन डिफरेंट वे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से रिलेशनशिप के संबंध में कहा, है ना। हैनीमैन ने कहा एंटीडोट के विषय में 249 इफाज में, इफ द एग्रेवेशन बी कंसिडर्ड आफ्टर मेडिसिन बी फर्स्ट पार्शियली न्यूट्रलाइज as soon as possible by an antidote before giving the next remedy chosen more accurately according to the similar method। कहा डॉक्टर हैनीमैन ने 249 में आपको कॉशन चेतावनी देते हैं कि अगर एग्रीवेशन बहुत ज़्यादा हो गया दवा देने के बाद में और उसको वह गलत है तो उसे आप तुरंत न्यूट्रलाइज करो मतलब एंटीडोट करो। एंटीडोट कर करके फिर जब तक आपने दूसरा दवा का चुनाव नहीं किया है तब तक उसको एंटीडोट करके आप जब दूसरा दवा चुनाव कर लोगे तो उस समय में एंटीडोट। तो हैनीमैन साहब भी अपने रिलेशनशिप की बात यहाँ पर कर रहे हैं एंटीडोट के माध्यम से 249 एफॉरिन में। फिर आप देखते हैं फैरिंगटन ने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। फैरिंगटन को भी कहा जाता है कि ये कंपैरेटिव स्टडी मेडिसिन के मास्टर थे। इन्होंने कहा है कि फैमिली रिलेशनशिप, है ना, परिवार के रिलेशनशिप से, जैसे एक परिवार का अगर भाई बहन लोग आते हैं तो करीब करीब उनके सिम्टम्स आपको एक जैसे नजर आएंगे और उसके आधार पर दवा जो है तो लगता है कि एक ही दवा सभी को देना है उस परिवार में। तो फैमिली रिलेशनशिप और मेडिसिन में भी हम लोग देखते हैं, जैसे इंजरी, ये आपको सोलेनेसी फैमिली में अपने कंपोजिटिव फैमिली में देखा, अर्निका, बेलिस्पर, ये सारी दवाइयाँ का सिमिलरिटी है और सभी इंजरी के लिए काम कर रहे हैं, है ना। फिर कॉन्कॉर्डेंट, है ना, सिमिलर ड्रग विथ डिसिमिलर ऑरिजिन, दवा एक जैसा है लेकिन दूसरे जगह से आए हैं। एक है मिनरल किंगडम का, दूसरा है आपको जूलॉजिकल किंगडम का, तीसरा है किसी दूसरे किंगडम का। तो ये चीज़ जो है तो हम लोग को कॉन्कॉर्डेंट डिसिमिलर ऑरिजिन। उन्होंने कहा कम्प्लीमेंट, जो कि कंप्लीट करता है, जो कि पहला दवा जो अपने काम को पूरा नहीं कर सकता है उसको कंप्लीट करता है। फिर फैरिंगटन ने एंटीडोट की बात करी, जो कि हैनीमैन ने कहा कि अगर गलत दवा का सिलेक्शन अगर हो गया तो अब वह उसको एंटीडोट, उसके एक्शंस को एंटीडोट करना पड़ेगा। फिर और भी होता है कि इनिमिकल माने दुश्मन, है ना, एक इनिमिकल रिलेशनशिप होता है। तो ये कभी कभी देखा जाता है कि दवा हमने सिलेक्ट किया और जो दवा दूसरी देने जा रहे हैं वो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है तो वह रोगी पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होता है। जब हम सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, दूसरी दवाई हम लोग जब देते हैं तो उस समय में हम लोग इस चीज़ को दिमाग में रख करके इलाज रखते हैं। नेक्स्ट आता है आपको डॉक्टर
क्लार्क ने। क्लार्क का नाम आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने जिक्र किया है कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज का। इन्होंने रेमेडीज दैट फॉलो वेल, कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज का मतलब हो गया पूरा करने वाला, फॉलोज वेल का मतलब उसके बाद में दिया जा सकता है ना। गलत दवा हुआ लेकिन हम लोगों ने जब दूसरी दवा का जब चुनाव किया तो वह कम्प्लीमेंट, पहले का दवा गलत हुआ तो वो काम किया ही नहीं, है ना। तो दूसरा, लेकिन उसका जो शरीर के अंदर में प्रवेश कर गया तो उसके बाद में इसे देने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोगों को सोचना है। देन कंपैटिबल रेमेडीज, कंपैटिबल मतलब कि उससे उसका साथ में अच्छा तुलना है। इनकम्पैटिबल रेमेडी, इनकम्पैटिबल रेमेडी का मतलब दोनों में का अच्छा तालमेल नहीं है। एक रेमेडी एंटीडोट और रेमेडी इज एंटीडोटेड बाय। तो इतनी सारी बातों को डॉक्टर क्लार्क ने भी आपके सामने में रखा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बॉर्निगसेंस। अब आते हैं हम लोग, इतने देखने के बाद में बॉर्निगसेंस को हम लोग देखते हैं। इन्होंने रेमेडी रिलेटेड टू माइंड एंड लोकेलिटीज एंड अदर रेमेडी, इन्होंने जो है पूरे बॉडी चैप्टर के हिसाब से, माइंड से लेकर के डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के हिसाब से दवाओं का रिलेशनशिप को अध्ययन किया। उसमें जनरल रिलेशनशिप है और अनक्लासिफाइड सिम्टम्स ग्रुप का रिलेशनशिप है, जो जिसमें एंटीडोट और इंजूरियस की बात की गई। तो इतने सारे तरीके जो आप देख रहे हैं वह हम लोगों का होम्योपैथिक मेडिसिन का जानने, दवा पढ़ लेने के बाद में आप काम सीधे करेंगे ये जरूरी नहीं है। आप लोगों को ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि दवा का देने के बाद में आपके पास में कितना दूसरा दवा काम करने के लिए उसमें कितना ये है। फिर आते हैं हम लोग बोगर के विषय में। बोगर का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने रिलेटेड रेमेडी, इन्होंने भी रिलेटेड माइंड और लोकेलिटीज का जिक्र किया और रिलेटेड रेमेडीज का जिक्र किया। इन्होंने एंटीडोट का जिक्र किया, फिर एनिमिकल रेमेडीज का जिक्र किया डॉक्टर बोगर ने। और डॉक्टर केंट ने क्रॉनिक रेमेडी की बात करी, है ना। क्रॉनिक रेमेडी, रेमेडी को माने क्रॉनिक रेमेडी और एक्यूट रेमेडी कहते हैं ना। जैसे कैलकेरिया का एक्यूट रेमेडी बेलाडोना है, सल्फर का एक्यूट एक्वानाइट है। तो इन्होंने क्रॉनिक स्थिति के आधार पर रिलेशन, क्रॉनिक रेमेडी और एक्यूट रेमेडी की बात करी। और फिर इन्होंने एंटीडोट की भी बात करी। तो क्रॉनिक रेमेडीज को कहते हैं मैनेजिंग द क्रॉनिक सिकनेस के लिए हमें क्रॉनिक रेमेडी देनी होगी। और उस समय में जब एक्यूट रेमेडी, एक्यूट कंडीशन आ जाएगा, क्रॉनिक सिचुएशंस में अगर एक्यूट सिचुएशंस आ जाता है तो उसी क्रॉनिक रेमेडीज का जो एक्यूट स्टेज वाला दवा होगा उसे इस्तेमाल करने की बात करी, है ना। जैसे नेट्रोम्यूरिटिकम है, क्रॉनिक ग्रुप मेडिसिन है, और लेकिन नेट्रम का एक्यूट स्टेज है, आर्सेनिकम है, इग्नेशिया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को डॉक्टर केंट ने बड़ा अच्छा अध्ययन किया, हम लोगों के सामने में इस बात की भी चर्चा की। फिर आते हैं हेरिंग के विषय में। और हेरिंग ने कम्प्लीमेंट्री टू, फॉलो वेल आफ्टर, फॉलो वेल आफ्टर बाय, ये सब आप इनके मेट्रियामेडिका, ये सारे जो लिए जा रहे हैं मेट्रियामेडिका से लिया जाता है। एंटीडोट्स, एंटीडोट टू, फिर इनिमिकल, कोलैटरल रेमेडी रिलेशनशिप माने समानांतर, कोलैटरल का मतलब समानांतर, कॉन्कॉर्डेंस मतलब एक दूसरे के बाद, और कंजंक्टिव रिलेटिव माने एक जुड़ा हुआ, दोनों का एक जैसा दिखने वाला, कंजंक्टिव रिलेशनशिप की बात करी। फिर आते हैं एलिजाबेथ राइट का। इन्होंने भी एक्यूट कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज की बात करी, है ना। रेमेडीज इन सीरीज की बात करी, एक के बाद एक दूसरा। फिर वेजिटेबल एनालॉग और केमिकल एनालॉग और एनिमल एनालॉग की बात करी एलिजाबेथ राइट ने। ये सारे बहुत सारे अध्ययन हुए हैं। मैं आपको हिस्ट्री के रूप में इसे बता रहा हूँ। बहुत सारे अध्ययन हुए हैं जो कि रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ठीक है ना। और जिप्सन मिलर का तो रिलेशनशिप आप लोग सभी को जानते होंगे। इन्होंने बड़ी पतली सी किताब है और इस किताब में इन्होंने एक चार्ट के रूप में आपको रिलेशनशिप को दिया है जिप्सन मिलर ने, जिसमें कम्प्लीमेंट्री रेमेडी दैट फॉलो वेल, एनिमिकल, एंटीडोट इत्यादि का इन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद में अब हम लोग आज का लेक्चर को यहीं तक रखते हैं क्योंकि हम लोगों का समय अब समाप्त होने वाला है। हम लोग अगले क्लास में
डिफरेंट टाइप ऑफ द रिलेशनशिप का फिर अध्ययन करेंगे। तो आज इस हिस्ट्री के साथ में आपको यह जो मैंने बताने का प्रयास किया वह यह था कि हमें दवा जो है सो कैसे करने हैं। आज बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के दिमाग में होंगे, क्योंकि अब समय केवल 5 मिनट का है। हम लोग सॉरी बोल रहे हैं इसलिए कि हम लोग देखिए, एक ही दवा, जब दवा सही सिमिलिमम होता है तो वह दोनों काम करता है। जो राइट मेडिसिन होता है, राइट मेडिसिन में सारे प्रॉपर्टी आ जाते हैं, कंप्लीमेंट का भी, एंटीडोट का। कहा गया वेल सिलेक्टेड रेमेडी, है ना। वेल सिलेक्टेड रेमेडी मीन्स क्या, उसका मीनिंग क्या होता है? वेल सिलेक्टेड रेमेडी का मतलब ये हुआ कि वह दवा जो है सो उसके काम को पूरा करेगा, है ना। जितना आपको लाभ हो चुका है, दवा के द्वारा लाभ हो चुका है, वह काम पूरा होगा और उसके बाद में उसको फॉलो वेल करेगा और उसके अंदर उस पहले वाली दवा से जो कोई नुकसान हुआ है उसको भी करेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है? कंप्लीमेंट भी कर रहा है, फॉलो वेल भी कर रहा है और एंटीडोट भी कर रहा है। तो इस लेकिन आधार क्या है? इसका बेस एक ही है कि आपका वेल सिलेक्टेड मेडिसिन होना चाहिए। डॉक्टर अंकित जी, आपको मैं इस पर और डिटेल्स करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग और कम्प्लीमेंट्री पूरे रिलेशनशिप को अगले क्लास में करूंगा। मैं तीसरे हाँ सेम मेडिसिन इसको लेस पोटेंसी देते हैं ना सर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में केंट का जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, उसमें एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है सर बुक में कि अगर आप किसी को मतलब कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं, अगर उसको एग्रीवेशन हो जा रहा है, प्रोलॉन्ग एग्रीवेशन, तो आप उसी मेडिसिन का लेस पोटेंसी अगर, ये भी मैं चर्चा करूंगा। अभी अधूरा चर्चा है आज हम लोगों का। मैं हिस्ट्री पार्ट में हूँ। मैं इस लेक्चर को 3 लेक्चर में मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। अगले बार टाइप्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों का एक पूरा लेक्चर जो है सो आपका सवाल जवाब का होगा, डिस्कशंस का होगा। ओके हाँ, क्योंकि अभी हमारे पास में समय बहुत 2 मिनट का बचा है, बहुत कुछ डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक मैं पूरा लेक्चर इस रिलेशनशिप पर मैं पूरा लेक्चर, आपने बड़ा अच्छा आपने अध्ययन किया है और मैं चाहता हूं कि ऐसे लड़के जो बहुत सारे सवाल करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, आप लोग सवाल करिए। और मैं सवाल करने के लिए एक पूरा लेक्चर, एक दिन का जो लेक्चर होगा, 3rd पार्ट जो होगा तो पूरा डिस्कशंस पार्ट होगा, ठीक है ना। उस समय मैं स्लाइड्स नहीं रखूंगा, आप जी हाँ आप लोग से मैं खाली बात करूंगा, ठीक है ना। पहले इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग